हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वह है भारतीय राजनीतिक प्रकृति के उपागम, जिसमें मार्क्सवाद, गांधीवाद, उदारवाद, इनों के बारे में पूछा गया है। तो मैंने उदारवाद के ऊपर वीडियो बना दी थी, यह मार्क्सवाद के ऊपर है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्क्सवाद होता क्या है, पहले तो ये हम जान लेते हैं। देखिए, जो मार्क्सवाद विचारधारा है वो कार्ल मार्क्स और एंग्लोज से मिलके बनी है, क्योंकि जो मार्क्सवाद विचारधारा है वो कार्ल मार्क्स की और एंग्लोज की है पर्टिकुलरली। ठीक है, तो उसी को इन्होंने नाम दे दिया था मार्क्सवाद विचारधारा। और देखिए, इसके अंदर होता क्या है, जो कार्ल मार्क्स थे वह उनकी विचारधारा इस प्रकार थी कि जो गरीब वर्ग होता है, मजदूर वर्ग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दबाया जाता है समाज में, है ना। और उनको कोई सपोर्ट भी नहीं करता। और जो अमीर वर्ग होता है वो बहुत अमीर होते रहता है, उसी के हाथ में सारी पूंजी होती है ना, पूरा देश उसके हाथ में होता है। यही उनकी विचारधारा थी। इन दोनों के बीच में ही उन्होंने पूरी अपनी बातें कही हैं। और वो कहते हैं कि जो अमीर वर्ग है वो बहुत छोटा सा है, परंतु जो गरीब वर्ग है वो बहुत ज़्यादा है। और कहते गरीब वर्ग की स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि अमीर वर्ग उन पे अत्याचार करते रहते हैं, अपने लाभ के लिए उनसे काम कराते रहते हैं। ठीक है, और ये राज्य को भी पसंद नहीं करते हैं। जो राज्य जो होता है, लोकतंत्र जो होता है, समाज जो होता है, ये इन्हों को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा का मानना है कि जो समाज होता है, राज्य होता है, यही इसी की वजह से जो मजदूर वर्ग होते हैं और जो कमज़ोर वर्ग होते हैं, इन्हों को और दबाया जाता है। वो कहते हैं कि ये नाम का है, खाली लोकतंत्र समाज, ये खाली नाम का है। इसमें क्या होता है कि लोगों को दबाया जाता है, जो मजदूर वर्ग होते हैं। और सारी सत्ता किसके हाथ में होती है, अमीर लोगों के हाथ में होती है। और इन्होंने दो नाम और इसमें दिए जो इम्पोर्टेंट है, एक तो सर्वहारा वर्ग, एक बुर्जुआ वर्ग। देखिए, जो सर्वहारा वर्ग होता है उसको मजदूर कहा जाता है, जो मजदूर वर्ग होता है, और बुर्जुआ वर्ग जो होते हैं उसको अमीर वर्ग के नाम से डिफाइन किया गया है। तो इसी को हम आगे देखेंगे कि इन्होंने और क्या कहा है इसके अंदर। और ये है ना, वर्गहीन समाज के ऊपर बात करते हैं, जैसे कि समाज में कोई भी किसी प्रकार का वर्ग ना हो। ये बोलते हैं कि एक जिसको हम बोलते हैं समाजीकरण, मतलब कि सब इक्वल हो, किसी में भी किसी प्रकार का वर्ग ना हो, और ना ही कोई अमीर गरीब हो, सबके पास सेम चीज़ें हों। ये इस चीज़ को बहुत सपोर्ट। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं कि इन्होंने और क्या क्या बताया गया है। देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कार्ल मार्क्स और एंग्लोन, ये मैंने वैसे आपको समझाया दी कि कार्ल मार्क्स की समाजवादी विचारधारा मार्क्सवादी विचारधारा कहलाती है ना। और आगे जो है ये भी मैंने आपको समझा दिया कि सामाजिक राजनीतिक दर्शन में मार्क्सवादी उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्गहीन समाज के स्थापना साधनों को संकल्पित समाजवादी विचारधारा है। कि इसमें यही है कि ये वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, और जो उत्पादन है, जो साधन है, उस पर सबका अधिकार हो, ना कि कुछ थोड़े लोगों का अधिकार हो। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि जो मार्क्सवाद है, ये जो मार्क्सवाद है वो कहते हैं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये इसलिए हो रही है क्योंकि राज्य वर्गीय संरचना का कारण, मतलब कि राज्यों के वजह से हो रही है, राज्यों में वर्गीकरण कर रखा है। ठीक है, और आगे बताते हैं कि राजनीति को संघर्ष के रूप में देखते हैं। बोलते हैं कि राजनीतिक जो एक संघर्ष के रूप में, संघर्ष मतलब समझते हैं ना, जिसमें लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है अपनी चीज़ों को पाने के लिए। तो बोलते हैं राजनीतिक एक संघर्ष के रूप में समाज में दो वर्ग होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक पूंजीपति वर्ग, ठीक है, और एक मजदूर वर्ग, जिसमें क्या होता है पूंजीपति वर्ग के कहीं पूरा स्वामित्व होता है, सब सारे साधन उसके पास होते हैं। आगे देखिए, ये बता रहा है कि राजनीति के मध्य से यह पूंजीपति वर्ग राज्य द्वारा केवल अपने हितों के साधनों की कोशिश करते हैं, मतलब कि ये राजनीतिक के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए सब चीज़ पा लेते हैं, मतलब अपने आप के लिए सब करते हैं, राजनीतिक के माध्यम से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं। और जो मजदूर वर्ग होता है, सर्वहारा वर्ग होता है, उसके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। आगे देखिए क्या होता है कि राजनीति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण बोले। अब इसके ऊपर हम देखें क्या मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। बोले एंग्लो राज्य का उस यंत्र अथवा मशीन को नाम है जिसका द्वारा
एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन करती है। ये बोलते हैं एंग्लोज ऐसे बोलते हैं कि जो राज्य है ना, ये उस यंत्र या उस मशीन का नाम है जिसके द्वारा एक वर्ग दूसरे का दमन करता है, मतलब एक वर्ग दूसरे को शोषित करता है, दूसरे को दबाता है, दूसरों की जो स्वतंत्रता सारी चीज़ें होती है उनको छीनता है। ये इस प्रकार की बातें बोलते हैं एंग्लोज। आगे देखिए क्या बोलते हैं, मजदूर वर्ग का कल्याण तब संभव नहीं है जब तक कि वह सशस्त्र क्रांति के द्वारा राज्य सत्ता पर कब्जा ना कर लें। ये देखो, हाँ आपको यही चीज़ बता रहे थे कि जो मार्क्सवादी विचारधाराएं हैं ये क्रांति के ऊपर ध्यान देती, सशस्त्र वाली क्रांति जिसमें हिंसा हो, ये वैसी क्रांति को समर्थन करती हैं। ये वैसे गांधी जी की जैसे होती है आंदोलन, ये उसको समर्थन नहीं करती है कि आप भूख हड़ताल करो या ऐसे करो। ये बोलते कि सशस्त्र वाली क्रांति होनी चाहिए, हिंसा वाली क्रांति होनी चाहिए, तभी आप अपनी सत्ता पा सकेंगे। तो इसी में भी वो ऐसे कह रहे हैं, अगर मजदूर वर्ग को अपना कल्याण करना है ये तभी हो सकता है जब वो शस्त्र वाली क्रांति करें। ठीक है, तो ये इसलिए इन्हों का जो सपोर्ट है ये खाली कौन सी क्रांति पे जाते हैं, शस्त्र वाली होती है, जो हिंसा वाली होती है ना। और देखिए आगे क्या बोलते हैं, मार्क्सवादी राज्य सत्ता के हथियाने के लिए शस्त्र क्रांति की हिमायत। यही मैंने आपको बता दिया कि ये सशस्त्र वाली क्रांति को सपोर्ट करते हैं। अब देखिए अब इसमें ना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि मार्क्सवादी विचारधारा ने 4 पॉइंट के ऊपर बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखे हैं। उन्होंने बता रखे एक वर्ग संघर्ष होता है, एक क्रांति का सिद्धांत होता है, एक मजदूर की तानाशाही होगी और फिर लास्ट में वर्ग विहीन समाज होगा। मतलब कि बताते 4 स्टेप कि ऐसे ऐसे होगा फ्यूचर में, है ना। तो 4 स्टेप क्या है उसके बारे में हम ध्यान दें। देखिए पहला है वर्ग संघर्ष। ये बोलते हैं कि समाज में केवल 2 वर्ग हैं, ये तो हमें भी पता है। एक पूंजीपति वर्ग है जिसको बुर्जुआ वर्ग बोलते हैं, दूसरा मजदूर वर्ग है जिसको सर्वहारा वर्ग कहते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे ये बोलते हैं कि राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को दबाने का साधन है। ये बोलते हैं कि राज्य जो है वो अच्छी चीज़ है नहीं, क्योंकि एक वर्ग दूसरे वर्ग को दबाता है। वो बोलते हैं ये जो चीज़ है ये हर युग से चली आ रही है, जितने भी जब से राजनीति स्टार्ट हुई है उससे पहले से हमेशा से चली आ रही है कि एक वर्ग दूसरे को दबाएगा। ठीक है, और है ना राजनीतिक शक्ति उन लोगों के हाथों में होती है जिनके पास उत्पादन का अधिकार या साधन है। देखिए किसके पास होगा राजनीति, उसी कौन राज्य का मालिक होगा या किसके हाथ में सारी शक्ति होगी, जो अमीर होगा, जिसके पास उत्पादन का साधन होगा, जो सब में सबसे बलवानी होगा, मतलब कि उसके पास सब चीज़ हो। तो ये उसी बात पे बात करते हैं। ठीक है, कि राजनीति इसलिए बोलते हैं कि राज्य और राजनीतिक अच्छी नहीं है। आगे देखिए क्या बोलते हैं मार्क्सवादी लोग पूंजीवादी व्यवस्था को दबाते हैं। बोलते हैं कि मार्क्सवादी लोग जो पूंजीवादी को समर्थन नहीं करते हैं, उस व्यवस्था को दमनकारी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको अब समझ ही आ गया होगा कि पूंजीवादी का सपोर्ट नहीं करते हैं, ये साम्यवादी या समाजवादी टाइप का सपोर्ट करते हैं। आगे देखिए क्या बोलते हैं, पूंजीवादी देशों में जो लोकतंत्र पाया जाता है वह केवल दिखावटी है। ये बोलते हैं कि पूंजीवादी में जो लोकतंत्र पाया जा रहा है वो खाली नाम का है, क्योंकि उसमें क्या होता है वो दिखावटी होते हैं। उसमें बोलते तो है कि हम सबका सपोर्ट करते हैं, मजदूर गरीब अमीर, परंतु ऐसा असल में होता नहीं है। असली में होता क्या रियलिटी कि जो अमीर वर्ग होता है, जिसके पास साधन होता है, उसका ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, वही शक्ति में होता है, वो जैसा चाहेगा वैसा होगा। वो जिस धर्म को चाहेंगे उस धर्म को सभी अपनाने लगेंगे, है ना, और जिस तरीके के रूल रेगुलेशन रहेंगे उसको सब मानने लगेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी चीज़ें थोपते हैं लोगों पे। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट है हमारा, उसमें क्या बोला गया, क्रांति का सिद्धांत। अब देखिए इसमें मार्क्सवाद जो है वो अपनी क्रांति के बारे में बताते हैं कि कैसे मजदूर वर्ग को क्रांति करनी चाहिए आगे। ठीक है, जैसे कि मार्क्सवादी मानते हैं कि सशस्त्र क्रांति के बिना वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन नहीं ला देता। वो कहते हैं कि अगर आप जब तक सशस्त्र क्रांति नहीं करेंगे, मजदूर वर्ग सर्वहारा वर्ग, जब तक क्या होगा, श्रमिक वर्ग, तो जब तक आप है ना अपने मतलब परिवर्तन नहीं ला सकते, आप अपने फ़ायदे का कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब तक सशस्त्र क्रांति नहीं करोगे तब तक आपको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर ये आगे बोलते हैं श्रमिकों को यह मानकर चलना चाहिए कि वर्तमान पूंजी को समाप्त किए बिना श्रमिक वर्ग का कल्याण संभव नहीं है। ये बोलते हैं अगर वर्तमान में जो पूंजीवाद व्यवस्था है अगर उसको समाप्त नहीं किया जाएगा तो श्रमिक वर्ग का किसी भी प्रकार से क्या कल्याण नहीं हो पाएगा, है ना। तो इन्हों को पूंजीवाद को हटाना ही पड़ेगा, तभी इन्हों के अच्छा कुछ हो सकता है, इन्हों के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, श्रमिक वर्ग के लिए। आगे देखिए क्या होता है, लोकतांत्रिक सरकारें केवल लोगों को
बहकाने के लिए है। बोलते जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो लोगों को क्या करती है, बहकाती हैं खाली कि हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, हम आपके लिए वो कर रहे हैं, परंतु ऐसा कुछ होता नहीं है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, इसलिए श्रमिकों को चाहिए कि वे क्रांति के द्वारा राज्य सत्ता हत्याएं ताकि नौकरशाही सेना पुलिस ऊपर उनका अधिकार हो स्थापित हो। जिसके बोलते हैं कि इसलिए वो बोलते हैं कि श्रमिकों को क्या करना चाहिए, क्रांति करनी चाहिए। कौन सी, हथियार क्रांति करनी चाहिए, जिससे कि नौकरशाही सेना पुलिस सब उनके अधिकार में आ जाए। फिर क्या होगा, जैसे श्रमिक वर्ग चाहेंगे वैसे ही सब होगा पूरे देश में, है ना। तो अगर आपको अपने कल्याण के लिए कुछ करना है तो सशस्त्र क्रांति करनी पड़ेगी। ये विचारधारा किसकी है, मार्क्सवाद की है। वो किसको सपोर्ट करते हैं, सशस्त्र क्रांति को सपोर्ट करते हैं ना, पूंजीवाद को बिल्कुल नहीं करती है। अब देखिए आज आगे इसका थर्ड पॉइंट है कि मजदूर की तानाशाही। देखिए क्या कहते हैं, जब पहले तो क्या होगा, संघर्ष होगा, वर्ग संघर्ष होगा, मजदूर अपना संघर्ष करेंगे, उसके बाद क्या होगा, वो क्रांति करेंगे। क्रांति करने के बाद क्या होगा, फिर वो उन्हों की तानाशाही हो जाएगी, मजदूर जीत जाएंगे। ये ऐसे सोचते हैं मार्क्सवादी कि ऐसा ऐसा होगा। तो बोलते पहले हुआ, संघर्ष हो गया, फिर उसके बाद आपका क्रांति होगी, अब मजदूर जीतेंगे तो मजदूरों की क्या होगी, तानाशाही होगी। अब किस प्रकार होगी वो हम देखते हैं। जैसे पूंजीवाद आसानी से हार स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए सरकार हर संभव उपाय करेगी। ये बोलते हैं कि अगर आप उसको क्रांति करेंगे भी, उसके बाद क्या आएगा कि जब तानाशाही होगी मजदूर की, तो पूंजीवाद जो है वो जल्दी से अपनी हार स्वीकार नहीं करेगा। वो क्या करेगा, सरकार जिसके कुछ दमन की उपाय करेगी, उनको दबाने के उपाय करेगी। परंतु फिर आगे क्या बोलते हैं, लेनिन के शब्दों में सेना, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, संस्था और प्रशासन, इन सभी द्वारा शक्ति के विरुद्ध लड़ाई छोड़नी पड़ेगी। ये बोलते हैं कि लेनिन बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था, शिक्षा, प्रशासन, इन सभी के विरुद्ध क्या होगा, लड़ाई मतलब होगी, लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि वो पूंजीवाद थोड़ा ना चाहेंगे कि मजदूर वर्ग जीते, तो वापस से लड़ाई झगड़ा होगा। परंतु क्या आएगा, जीतेगा कौन, सर्वहारा। ये बोलते हैं कि सर्वहारा वर्ग जीतेगा, मजदूर जीतेगा, है ना। तो आगे देखिए क्या बोलते हैं, जहाँ तक सेना और पुलिस का प्रश्न उठता है, केवल व्यक्ति ही ये बोले कि सेना में कौन से व्यक्ति रखे जाएंगे, जब जीत जाएगा ना मजदूर वर्ग, तो बोलते कि सेना में वही व्यक्ति रखे जाएंगे जो मार्क्सवादी विचारधारा के, जो मार्क्सवादी को सपोर्ट करते हैं। जो अदर विचारधारा को सपोर्ट करके हैं उनको सेना में नहीं रखा जाएगा। ये ऐसा क्यों बोलते हैं, आप खुद ही सोचिए। अगर कोई इनों के विरुद्ध में सेना में होगा, कुछ विरुद्ध में विचारधारा का सेना में होगा, तो वो इनका सपोर्ट थोड़ी करेगा, इनों के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। तो ये बोलते हैं हम उसी को सेना में रखेंगे जब हम जीत जाएंगे, जो विचारधारा मार्क्स की हो, ताकि वो इनों की बात माने, इनों की कंट्रोल में रहे। ठीक है। अब देखिए आगे एक और पॉइंट है, वर्ग विहीन समाज। अब देखिए वर्ग विहीन समाज में क्या है कि देखिए जब है ना, जब संघर्ष होगा, उसके बाद क्रांति होगी, उसके बाद मजदूर जीत भी जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मार्क्सवादी बोलते हैं कि एक वर्ग विहीन समाज है, जिसमें किसी भी प्रकार का वर्ग नहीं होगा, जिसमें किसी प्रकार का वर्ग नहीं होगा, सारे एक वर्ग होंगे, कोई ऊंचा बड़ा, अमीर गरीब कुछ नहीं होगा। ठीक है। और जो संपत्ति, जो भी चीज़ होगी वो एक में विहित हो जाएगी और सब उसका लाभ उठा पाएंगे। तो देखिए इसमें क्या बोलते हैं, वर्गहीन समाज में राजनीतिक वर्ग स्वरूप समाप्त हो जाएगा। ये बोलते हैं जो राजनीतिक वर्ग है वो भी समाप्त हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। ठीक है। तो बोलते हैं नया आदर्श समाज ना केवल वर्गविहीन समाज होगा बल्कि राज्यविहीन भी होगा। ये बोले कि जो नया आदर्श समाज बनेगा, ठीक है, उनके जीतने का जो नया समाज बनेगा वो ना केवल वर्गविहीन होगा, ना केवल राजनीतिक विहीन होगा, मतलब कि राजनीति में कोई वर्ग नहीं होगा और ना ही समाज में कोई वर्ग होगा। ऐसा समाज ये बनाना चाहते हैं। तो देखिए जो इसके 4 महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो तो हो गए ख़त्म। आगे देखिए क्या है, अब भारत में जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वह पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये जो लेसन है ये है कि भारत में भी मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है उसको भी हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में तो पूछेगा यही। तो अब अगर आपको एक और चीज़ बता दूँ, मेरे को लगता है कि आप पढ़ते पढ़ते कहीं बोर हो जाते हो, आपको इंटरेस्ट ना आता हो कि ये क्या पढ़ रहे हैं। तो देखिए बच्चों कि क्या होता है, हम बोर तो हर चीज़ से हो जाते हैं, हम टीवी देखते देखते बोर हो जाते हैं, है ना, सोते सोते बॉडी पेन हो जाती है तब भी बोर हो जाते हैं, उठ जाती हैं। तो हम कभी भी जीवन में किसी एक चीज़ से हम लगाव नहीं लगा सकते, हम बोर होते हैं सब चीज़ से। तो क्या होते हैं, आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है। आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, आपको बोरिंग फील हो रहा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा आगे।
आपको सोचना है कि अगर आपको फ्यूचर में कुछ करना है आगे, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आप कुछ कर पाओगे, है ना। अच्छा फ्यूचर में अपने माँ बाप के लिए, अपने अब जब फ्यूचर में आपकी जो फैमिली होगी उसके लिए। तो अगर अभी से आप बोर हो जाओगे, हार मान जाओगे, वीडियो नहीं देखोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो क्या होगा। फिर देखिए एग्ज़ाम में आपके ऊपर बर्डन होगा। अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे, बोरियत फील करेंगे, तो एग्ज़ाम में नहीं पढ़ पाएंगे, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं पा पाएंगे, है ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए आपको, बोर अगर लगे तो अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, है ना। और क्या कहते हैं, और पढ़ाई पे पूरा फोकस करना चाहिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार का बर्डन ना हो, अच्छे नंबर आप पा सकें। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं, देखिए आगे जो है भारतीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, ये बोलते हैं जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो भारत में जो राज्य है उसको एक सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए उत्तरदायी बताते हैं, जो श्रम पर पूंजी का आधिपत्य है, मतलब कि उसका अधिकार है। ये बोलते हैं कि जो भारत में राज्य है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें कौन उत्तरदायी है, उसमें किसी का, सबका जो अधिकार है, सारा अधिकार है, सारी संपत्ति किसके हाथ में है, पूंजी वाले के हाथ में, पूंजीपति के हाथ में। सारा श्रम जो है, सारा श्रम जो होता है, शक्ति जो होती है, ठीक है, वो सब किसके हाथ में, वो भी पूंजी के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में। तो ये राज्य, जो भारत की राज्य है, सामाजिक व्यवस्था है, ये इसको भी ठीक नहीं मांगते हैं, उसकी भी विरुद्ध टाइप का कर रहे हैं एक तरह से। देखिए आगे क्या है, देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं कि जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, ये ऐसे बोलते हैं कि जो दो वर्ग है ना, एक सर्वहारा वर्ग, एक बुर्जुआ, एक अमीर वर्ग, एक श्रमिक वर्ग। तो ये बोल रहे हैं कि इतिहास से चला आ रहा है, जो हमारे पुराने काल है तब से चला आ रहा है। और मैंने आपको आगे ही बताया था। और क्या कहते हैं कि वह जो अमीर वर्ग होता है ना, जो पूंजीपति वर्ग है, वो अपना आनंद लेता है, पूरा अपने मज़े करता है, ठीक है, अपने अधिकार उसके पास है। जबकि जो गरीब वर्ग होता है और श्रमिक वर्ग होता है, वो हमेशा से दबता चला आ रहा है, दास बनता चला आ रहा है। पहले के एक मार्क्सवादी ने एक विचारधारा और रखी है कि दास प्रथा के ऊपर। ये बोलते हैं कि जो अमीर वर्ग है वो गरीब वर्ग को दास बना लेता है, अपनी सेवा कराता है, बंधुआ मजदूरी टाइप की कराता है ना। तो इसमें वही सब बताया गया है। आगे देखिए आगे क्या बोलते हैं कि जो भारत में जो समाजवादी व्यवस्था है ना, तो मार्क्सवादी ऐसे बोलते हैं कि भारत में जो राज्य व्यवस्था है, समाजवादी व्यवस्था है, ये क्या करते हैं, ये जो बुर्जुआ वर्ग होता है, यानी कि जो अमीर वर्ग होता है, ये खाली उन्हों को ही, मतलब उन्हों का ही विकास होता है, उन्हों के ही रास्ते अच्छे बनाए जाते हैं, उन्हों के लिए ही, है ना। परंतु फिर आगे क्या कहते हैं कि समाजवाद की ओर शांति को अक्सर होने की संभावना है, अग्रसर, मतलब कि ये बोलते हैं कि अगर आपको शांति चाहिए आगे फ्यूचर में, तो उसके लिए संभावना है शायद। क्योंकि हमारे देश में क्या होता है कि ये बोल तो रहे हैं कि पूंजीपति को ही पूरा सपोर्ट किया जाता है, परंतु रियलिटी थोड़ी अलग भी है ना। तो कहते हैं कि अगर आपको शांति बनाए रखनी है, ये सब संभव हो सकता है भारत में, ठीक है। आगे देखिए क्या कहते हैं कि आगे बोले कि भारतीय पूंजीपति वर्ग जो है वो स्वतंत्रता के 5 दशक अधिक से के बाद तक एक ऐसा वर्ग है जिसने कुछ समय परिवर्तन का विस्तार किया। ये बोलते हैं कि जब स्वतंत्रता होगी उसके 5 दशक तक क्या हुआ कि हमारे में यहाँ परिवर्तन हुआ है, पहले से अब थोड़ा परिवर्तन हुआ। ये इस प्रकार की बात करते हैं। अब कैसे परिवर्तन हुआ, ये बोलते हैं स्वतंत्रता के समय क्या था, एक बड़ा पूंजीपति वर्ग था, ठीक है, जो इस वर्ग पर हावी था। बोले एक बड़ा पूंजीपति वर्ग था जो इस वर्ग पे हावी था, कौन सा, जो छोटा पूंजीपति वर्ग था, ठीक है। फिर ये उसके बाद क्या बोलते हैं कि लेकिन इस बड़े पूंजीपति वर्ग का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण बदलाव आया है। बोलते हैं जो बड़ा पूंजीपति वर्ग है उसके दृष्टिकोण, जो उसकी सोच है, उसमें थोड़ा चेंज आया है। कैसे चेंज आया है, ये बोलते हैं एक संपूर्ण कृषि क्रांति के बिना पूंजीपति विकास नहीं हो सकता है। बोलते हैं कि ये जो भारत है इसमें क्या होगा कि एक कृषिक वर्ग को अगर आप नहीं लोगे तो पूंजीपति वर्ग का कभी विकास नहीं हो सकता, ठीक है। फिर बोलते हैं जिसमें जमींदार के साथ समझौता करने के लिए जमींदार अमीर किसानों पर निर्भर होते हैं, कृषक पूंजीवादी के विकास का आवश्यक है। ये बोलते हैं जैसे कि जमींदार अमीर लोगों पे होते हैं ना, डिपेंड होते हैं। अब तो
अमीर जो किसान होते हैं वह किस पे निर्भर होते हैं, कृषि पूंजीवादों पे निर्भर होते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़मींदार क्या करेगा, ज़मींदार के पास भी तो कृषि के लोग होने चाहिए, कृषि के जो अमीर लोग होते हैं, अमीर किसान होते हैं वो होंगे तभी तो मतलब एक चैन टाइप में है कि जो अमीर कृषक वर्ग हैं वो ज़मींदार पे डिपेंड है और जो ज़मींदार है वो अमीर पे डिपेंड है। परंतु ये उल्टी चैन भी है कि जो अमीर है वो ज़मींदार पे डिपेंड है और जो ज़मींदार है वो अमीर कृषक वर्ग पे डिपेंड है। ठीक है, तो ये देखिए ये सब भारत के ऊपर बताया जा रहा है। आप इसको आराम से पढ़ भी सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके या पोस्ट करके कि इसमें क्या क्या बताया जा रहा है, ताकि आप एग्ज़ाम में किस प्रकार लिखें। आगे देखिए, अब आगे हम दो राइटर्स हैं उन्हों की विचारधाराएं भी पढ़ेंगे, मतलब कि जिन्होंने मार्क्सवाद के ऊपर बताया, जैसे कि A.R. देसाई जो है वो मार्क्सवादी विचारधारा के हैं जो भारत में हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि भारत, देखिए जो A.R. देसाई है वो क्या कहते हैं, भारत के पूंजीवादी राज्य कहते हैं। वो कहते हैं कि जो भारत है वो एक पूंजीवादी राज्य के रूप में है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कि एक बुर्जुआ संविधान के रूप में उन्होंने भारतीय संविधान का नाम दिया है। देखिए जो भारत का संविधान है ये इसको बुर्जुआ संविधान कहते हैं। जैसे कि जो अमीर बुर्जुआ मतलब अमीर वर्ग जो पूर्व जिसके हाथ में सारी संपत्ति है ये उसको कहते हैं कि जो भारत का संविधान है वो बुर्जुआ वर्ग है। ठीक है, उसको नाम देते हैं। और ये क्या कहते हैं, संविधान में संपत्ति के अधिकार को शामिल करने का अधिकार, स्वामित्व के माध्यम से आय का अधिकार देना था। ये बोलते हैं कि पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था। तो इनोवा कहने का मतलब है कि संपत्ति के अधिकार के माध्यम से वह एक प्रकार से आय का अधिकार था। ठीक है, कि आय का अधिकार हम किसी को देते हैं, किसी को आय मतलब कि उसके पास कुछ संपत्ति हो तो उसकी आय आती रहेगी। ठीक है, वो गरीब नहीं होगा। ठीक है, आगे बोलते हैं जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक असमानता है। अब देखिए हम किसी को संपत्ति का अधिकार दे रहे हैं तो बहुत लोगों के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो क्या वो एक आय का अधिकार होगा कि एक के पास तो बहुत सारी आय है, इनकम है, एक के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो बोलते हैं जिसके कारण क्या हुआ कि असमानताएं बढ़ गई देश में, कि असमानताएं आ जाएंगी कि एक बहुत अमीर वर्ग हो जाएगा, एक गरीब वर्ग हो जाएगा, है ना। आगे देखिए आगे क्या बोलते हैं, ये बोलते कि भारत ने क्या किया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पे आगे रही है, मतलब कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की योजना की। हमारा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, किसी एक विचारधारा है ही नहीं, ना पूंजीवाद ना मार्क्सवाद, ठीक है, ना समाजवाद। हमारा एक मिश्रित टाइप का है, सब कुछ इकट्ठा, सब कुछ ले रखा है थोड़ा थोड़ा सबसे। तो बोलते हैं कि मिश्रित की योजना ने आर्थिक विकास के आधार पर रूप में निजी स्वामित्व अधिकार एवं वर्ग संरचना को स्वीकार किया। बोलते हैं कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसने क्या किया, निजी स्वामित्व जो खुद का निजी होता है, खुद का प्राइवेट जो स्वामित्व होता है, अधिकार होते हैं, उस वर्ग को स्वीकार कर लिया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव निजी क्षेत्र की ओर है। ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वो भी किसके ऊपर जा रही है, जो जिन्हों के पास निजी क्षेत्र हैं। ठीक है, निजी क्षेत्र के ऊपर ये कहते हैं, ये भी ठीक नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। ये बोलते हैं कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वो भी निजी क्षेत्र के ऊपर ही जा रही है, कुछ सबके लिए नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्या आगे है, आगे देखिए एक और राइटर हैं जिसका नाम है पार्थ चटर्जी। ये क्या कहते हैं, इनों के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। बोलते हैं आज़ादी के बाद से ही प्रमुख वर्ग का गठबंधन रहा। ये पूरा आज़ादी जब से हुई उसके बाद क्या हुआ, एक हमारे देश में गठबंधन टाइप का है ना, तो पूरे प्रमुख वर्ग का गठबंधन रहा। राज्य पर नियंत्रण पाने के लिए भूमिधारी कुलीनों के साथ शक्तियों का साझा। ये बोल रहे कि जब से देश आज़ाद हुआ, जब से क्या हुआ, यहाँ पे एक गठबंधन रहा। ठीक है, और राज्य पर नियंत्रण पाने के लिए देखिए गठबंधन क्यों करती है सरकारें, कि उनकी सरकार बन सके, है ना, उनका नियंत्रण रहो देश पे। तो ये बोलते कि उसको नियंत्रण पाने के लिए इन्होंने क्या किया, जो कुलीन होते हैं, कुलीन वर्गों के साथ भी अपनी शक्तियों को साझा किया। जो कुलीन वर्ग होते हैं उनों के साथ अपनी शक्तियों को बांटा, ताकि क्या हो सके, हमारा राज्य पे नियंत्रण हो सके। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक था इतना ही था मार्क्सवाद के ऊपर। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। अगर आपको हेल्पफुल वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, आपको लगता है कि मैंने मार्क्सवाद के बारे में थोड़ा सा जाना है, थोड़ा सा कुछ समझ आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।